हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। स्वर्णिम विजय मशालों की समारोह में लिया हिस्सा, देश के वीरों को किया नमन। 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग। महंगाई को लेकर भी पूछे सवाल। लखनऊ में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं निषाद आरक्षण की घोषणा। किसानों की घर वापसी। गाजीपुर बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू। हड़ताल पर 9 लाख बैंक कर्मचारी। निजीकरण के विरोध में हड़ताल। चेक क्लियरेंस फंड ट्रांसफर प्रभावित। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन को उमंग से भर देती है। इस दिन को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। पिछले साल प्रधानमंत्री ने प्रज्वलित इन 4 मशालों को देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रणकच्छ और अगरतला तक घुमाया गया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50वें विजय दिवस को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे। यहां उन्हें स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लिया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीरों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ही किसानों वैज्ञानिकों को संबोधित किया। दरअसल ये संबोधन गुजरात में हो रही प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर चल रहे शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री ने समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित किया। बीजेपी ने जमकर तैयारी की। बीजेपी ने हर मंडल में स्क्रीन लगाई और किसानों को प्रधानमंत्री का संबोधन देखने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष गुरुवार को भी संसद में 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ अपने विरोध को जारी रखेगा। वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को भी रखने वाला है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के खिलाफ भी विपक्ष आज सरकार से सवाल करेगा। बता दें कि सरकार आज राज्यसभा में नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस विधेयक 2021 को विचार और पारित करने के लिए भी तैयार है। साथ ही सोमवार को लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की पत्रकार से बदसलूकी के बाद अब विपक्ष ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। अजय मिश्रा टेनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। उधर कांग्रेस ने अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन की योजना बनाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के साथ नेपाल के संबंध को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगती हैं। नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमने लिपुलेख के रास्ते एक नया यात्रा के लिए रास्ता बनाया है, जिससे लोगों के समय की बचत होगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की सियासत में रोजाना उबाल आता रहता है। कभी एक पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है तो कभी दूसरी पार्टी की सरकार बनते नजर आती है। राजनीतिक दल हर कोशिश आजमा रहा है, हर जातियों को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी और सपा छोटे छोटे दलों के साथ साथ भी मिला रही है। लोग पार्टी से जुड़ जाएं। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली 17 दिसंबर को लखनऊ में होगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 17 दिसंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली उनकी पार्टी की महारैली में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मंच साझा करेंगे और उन्होंने दावा किया कि महारैली में पार्टी के सभी बड़े नेता मछुआ जाति के उत्थान के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराएंगे, तो वहीं मछुआ समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आरक्षण की भी घोषणा करेंगे।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली इस रैली में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया गया। वहीं पार्टी नेताओं ने प्रदेश भर से करीब 50,000 लोगों के रैली में शामिल होने का दावा किया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाने की अटकलों के बीच बुधवार को उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की ये पोस्ट देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में असामयिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी। हालांकि जनरल नरवणे की नियुक्ति की अभी तक रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रामलला के दर्शन करने बीजेपी शासित 9 राज्यों के मुख्यमंत्री का दल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में श्रीराम एयरपोर्ट पहुंचा। श्रीराम एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन के अधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सभी मुख्यमंत्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अयोध्या के हाईवे स्थित पंचशील होटल में सभी अतिथियों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पंचशील होटल से जेपी नड्डा 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री मां सरयू का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्ध अभिषेक किया। मुख्यमंत्रियों का ये दल पूरे दिन अयोध्या में दर्शन पूजन कार्यक्रम में शामिल रहा। विश्वनाथ बाबा के दर्शन करें तो सबके मन में इच्छा थी कि हम रामलला के भी दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो आज हम सबके लिए बहुत शुभ घड़ी है कि रामलला के दर्शन करने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा और हर भारतवासी के लिए राम मंदिर बने, भव्य राम मंदिर बने और रामलला वहाँ विराजमान हो, ऐसी सदियों से सबकी इच्छा थी जो अब साकार होने जा रही है। ऐसे शुभ घड़ी पर हम सबको आने का सौभाग्य मिले, ये रामलला की ही कृपा है और हम सब लोग उनके दर्शन भी करेंगे और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी। करीब 1 साल बाद किसानों का आंदोलन खत्म होने के बाद पुलिस ने सभी बैरिकेड्स हटा दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से आज से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं सिंगू बॉर्डर पर वाहनों के लिए दोनों कैरेजवे की 3 लेन खोल दी गई हैं। साथ ही 5 लेन की मरम्मत का काम अभी जारी है। ऐसे में बड़े वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है। गाजियाबाद से वाहन अब सीधे दिल्ली जा सकेंगे। बता दें कि लोगों को गाजियाबाद में CISF कट से दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के लिए 40 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती थी। अब बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं तो वो दूरी 5 मिनट में तय कर सकेंगे। दिसंबर महीने के समाप्त होने में अब महज 16 दिन बचे हुए हैं। इन बचे 16 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आज और कल पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। ऐसे में आम लोगों को बैंकिंग के कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से हड़ताल पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। इसमें एक विधेयक को मंजूरी दी गई है जिसमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव को रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, एक ही मतदाता सूची तैयार करने जैसे फैसले शामिल हैं। मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर किए गए विधेयक में सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानूनी को जेंडर न्यूट्रल भी बनाया जाएगा। विधेयक से ये प्रावधान भी किया गया है कि अब 1 साल में 4 अलग अलग तारीखों पर मतदाता के रूप में युवा नामांकन कर सकेंगे। वर्तमान में ये व्यवस्था भी की गई थी कि 1 जनवरी को कट ऑफ की तारीख होने के कारण मतदाता सूची से कई युवा वंचित रह जाते थे। मसलन एक कट ऑफ तारीख होने की वजह से 2 जनवरी को युवा 18 साल की आयु पूरी होने के बाद भी पंजीकरण नहीं करा पाता था।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में कोविड प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सड़कों पर मुंबई पुलिस लोगों की चेकिंग कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है जुर्माना देना होगा। मुंबई पुलिस ने क्रिसमस और नए साल को देखते हुए शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई। 144 का कोई भी उल्लंघन करता है तो हमको कानूनी कार्रवाई उन पर की जाती है, उनको दंडित किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है। जो मास्क नहीं पहनते उनके खिलाफ 200 रुपये के फिलहाल तो जैसा बीएमसी ने तय करके रखा है, उनको 200 रुपये का पावती भर के उनको हम दंडित करते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कोई नहीं मानता तो उसको आगे 188 के तहत उनको उसके खिलाफ गुना दाखिल किया जाता है। बुधवार को जिले में 9,380 डोज वैक्सीनेशन किया गया। इसके साथ ही जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का आंकड़ा बुधवार को 9 लाख को पार कर दिया गया है। ये आंकड़ा अब 9,111 हो गया है। विभाग के मुताबिक जिले में 8,50,350 की वैक्सीनेशन योग्य आबादी है और इस आबादी के 105.85% को पहली डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि जिले के बाहर के लोगों ने भी यहां पहली डोज लगवाई है। वहीं जिले में दूसरी डोज भी बुधवार को 90.83% पहुंच गया है। बुधवार को लगाई गई 9,380 डोज वैक्सीनेशन में से 8,583 का सेकेंड डोज लगाया गया है। जिले में कुल 16,72,458 डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिले में वैक्सीनेशन का ये आंकड़ा हर घर दस्तक अभियान के तहत बढ़ा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 7,974 मामले सामने आए हैं। 343 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े के अनुसार शुक्रवार को मृतकों की संख्या कल से 96 से अधिक है। वहीं इस दौरान 7,948 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब कुल 87,245 सक्रिय मरीज बचे हैं। देश में अब तक कुल 3,41,54,879 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4,76,478 हो गई है। देश में अब तक टीके की कुल 135 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ चिंतित हैं। वहीं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने इस वेरिएंट को लेकर बेफिक्री होने की बात कही है। मीणा ने कहा है कि ओमिक्रॉन का संक्रमण राज्य में नियंत्रित है। यहां मिले सभी 17 मरीज नेगेटिव हो चुके हैं। फिलहाल इस नए वेरिएंट से राज्य को कोई खतरा नहीं है। इसी के चलते हम प्रदेश में स्कूल कॉलेजों को बंद नहीं करेंगे। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आलम यह है कि दिसंबर के शुरुआती 15 दिन इस बार 6 सालों में सबसे ठंडे माने जा रहे हैं। वहीं तापमान के गिरने के साथ ही राजधानी की हवा क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली का AQI 337 है, जिसके अनुसार आज भी दिल्ली NCR की आबो हवा बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। वहीं 2 दिनों तक शहर में और ज्यादा ठंड पड़ सकती है। आज नोएडा और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता 337 और 330 पर AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वहीं जहरीली होती हवा को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक के बाद राष्ट्रीय राजधानी में गैर जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। मुस्लिम कोऑर्डिनेशन कमेटी के कुछ लोगों के विरोध के बीच केरल के बालुसेरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ने बुधवार को अपने छात्रों के लिए यूनिसेक्स यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू कर दी है, जिसे राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने एक क्रांतिकारी कदम बताया है। हालांकि राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा स्कूलों में छात्र छात्राओं की एक समान यूनिफॉर्म के फैसले पर विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया है कि वाम मोर्चा सरकार स्कूली बच्चों पर मॉडर्न ड्रेस को जबरन थोप रही है। बीजेपी के शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या मां सरयू की आरती करने के लिए पहुंचने वाले थे। इसी दौरान एक युवती अज्ञात कारणों से सरयू के पुराने पुल से कूद पड़ी और डूबने लगी। मौके पर वीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिस को खबर तक नहीं लगी कि युवती ने सरयू में पुराने पुल से छलांग लगाई है। जब इसकी जानकारी मिली तो जल्दबाजी में जल पुलिस की टीम पहुंची। तब तक सरयू घाट पर नाव चलाने वाले नाविक
अन्नू मांझी ने युवती की जान बचाई। अन्नू मांझी अपने नाव से अकेले जाकर डूब रही युवती की जान बचाई। युवती लगभग 15 वर्ष की बताई जा रही है। युवती की जान बचाने वाले अन्नू मांझी ने बताया कि जल पुलिस हमेशा ही देर में पहुंचती है। घाट पर हम लोग मौजूद रहते हैं और अब तक दर्जनों लोगों की जान बचा चुके हैं। नाव लगा के यहाँ बैठे थे, इतने में देखे कि कुछ पुल से गिरा, और जब पुल से नीचे गिरा, नीचे से निकला तो हमको औरत ऐसा दिखाई दी। हम अपनी नाव लेके दौड़ा के उसको पकड़ के लाए किनारे। बक्सर में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को स्थानीय लोगों के आक्रोश का शिकार होना पड़ा। आपको बता दें कि पुलिस पर लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें एसएचओ समेत कई सिपाही को चोट लगी। बता दें कि लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहीं घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटा। गुजरात के बनासकांठा थरा से हारिज मार्ग पर एक बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में एक की मौत हुई। थरा से हारिज जाने वाली सड़क पर भारी गड्ढों की वजह से वहां के चालकों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों के चलते ही ट्रैक्टर और बस के बीच भिड़ंत हो गई और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक ही मौत हो गई और एक्सीडेंट के चलते सड़क पर भारी तादाद में लोग मौजूद दिखाई। यूपी के अलीगढ़ जिले में पति पत्नी के आपसी रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को नशीला पानी पिलाकर बेहोशी की हालत में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी के साथ रेप किया। बता दें कि पति पत्नी को अपने दोस्तों के साथ एक निर्माणाधीन मकान में ले गए, जहां दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया गया। पति समेत उसके दोस्तों के खिलाफ महिला ने रोरावर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता महिला की तहरीर पर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए, बोलने लगे मुकदमेबाजी में क्या रखा है, चलो बात करनी है तुमसे। पहला फुसलाकर मुझे ले गए। रास्ते में इनका दोस्त मिल गया जिसका नाम राजा था। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैं बेहोश हो गई और फिर रात के 10 बजे मुझे कहीं पे छोड़ के चले गए। मुझे नहीं पता कहाँ है वो। टोहाना विधानसभा के गांव बुआन में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा। छापे में 1 लाख से ज्यादा लीटर डीजल तेल बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद थी। छापे के दौरान तेल के सैंपल भी लिए गए। बता दें कि डीजल हरियाणा, राजस्थान, यूपी और पंजाब में सप्लाई किया जाता था। इसके अंदर ऐसा है जी, ये बाजार डीजल जैसा कोई तेल है, उसके संबंध में सूचना मिली है। इसके बारे में तो जी सैंपल लिए गए हैं, तो वो तो फिर आगे जो लैब है वो ही बताएगा भाई नकली है असली क्या है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। देउबा को 4623 में से 2733 वोट मिले हैं। एप्पल के ऑफिस फिलहाल नहीं खुलेंगे, यानी कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। कंपनी ने ये फैसला कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले कहा था कि कर्मचारी 1 फरवरी 2022 से ऑफिस आ सकेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गूगल ने अपने कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है। कंपनी ने कहा है कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो तुरंत लगवा लें, वरना उनकी सैलरी काट दी जाएगी। यहां तक कि नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आपको बता दें कि गूगल ने कर्मचारियों को अपने वैक्सीनेशन का स्टेटस और मेडिकल या धार्मिक छूट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए 3 दिसंबर तक का समय दिया था। वहीं अब कंपनी ने कर्मचारियों के वैक्सीन लगवाने की डेडलाइन बढ़ाकर 18 जनवरी कर दी है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।